दोस्तों इस्लाम में इमाम मेहदी के आने को क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी माना जाता है। मुसलमानों के दोनों ही बड़े फिरके मतलब के सुन्नी और शिया बड़ी ही बेसब्री के साथ इमाम मेहदी का इंतजार कर रहे हैं। फर्क ये है कि जहां एक तरफ सुन्नी ग्रुप के मुताबिक हजरत इमाम मेहदी क़यामत से पहले पैदा होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ शिया ग्रुप के मुताबिक हजरत इमाम मेहदी तो सैकड़ों साल पहले ही पैदा हो चुके हैं, मगर उनकी हिफाजत की खातिर मतलब उनको कत्ल न कर दिया जाए इस वजह से एक गार में छुपा कर रखा गया है, और जब क़यामत से पहले सही वक्त आएगा तो वो खुद ब खुद जाहिर हो जाएंगे। हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है बाबू भाई इनसाइड यूट्यूब चैनल में। आज जिस वीडियो को हम देखेंगे वो है इजराइल एंड अराइवल इमाम मेहदी। क्या इमाम मेहदी का आने का वक्त हो गया? वीडियो का टाइटल यही था। अब्दुल मक्की भाईजान जो वीडियो मुझे चूज़ करके देता है वो वीडियो भाई मुझे बहुत ही अच्छा लगता है देखने के बाद, और वो भाई आउट ऑफ नॉलेज होता है मेरा। ऐसा वीडियो मुझे सजेशन करता है कि उस वीडियो के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता होता है, और वो सब वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। जो इमाम मेहदी का टर्म है वो मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कौन है क्या है। सब लोग बोलते हैं भाई इमाम मेहदी आएगा, कौन कौन बोलता है इमाम मेहदी आ चुका है, बहुत कुछ चीज़। सो आज एक तो ओवरव्यू मिल ही जाएगा कि कौन है ये इमाम मेहदी, क्या है रिलेशन बिटवीन इमाम मेहदी और इस्लाम, क्या रिलेशन है। किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। RH नेटवर्क, अच्छा। दोस्तों इस्लाम में इमाम मेहदी के आने को क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी माना जाता है। मुसलमानों के दोनों ही बड़े फिरके मतलब के सुन्नी और शिया बड़ी ही बेसब्री के साथ इमाम मेहदी का इंतजार कर रहे हैं। फर्क ये है कि जहां एक तरफ सुन्नी ग्रुप के मुताबिक हजरत इमाम मेहदी क़यामत से पहले पैदा होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ शिया ग्रुप के मुताबिक हजरत इमाम मेहदी तो सैकड़ों साल पहले ही पैदा हो चुके हैं, मगर उनकी हिफाजत की खातिर मतलब उनको कत्ल न कर दिया जाए इस वजह से एक गार में छुपा कर रखा गया है, और जब क़यामत से पहले सही वक्त आएगा तो वो खुद ब खुद जाहिर हो जाएंगे। अब क्योंकि वो आम लोगों की नज़रों से ओझल हैं, इसीलिए उनको इमाम गायब कहा जाता है। इसके अलावा उनका क्योंकि इंतज़ार भी हो रहा है, इसीलिए आमतौर पर उनको इमाम मुंतज़िर के नाम से भी पुकारा जाता है। शिया लोगों के मुताबिक इमाम मेहदी नबी अलैहिस्सलाम की बेटी बीबी फातिमा और उनके शौहर यानी कि हजरत अली की औलाद में से होंगे, और वो मुसलमानों के 12वें इमाम और खलीफा होंगे। वहीं दूसरी तरफ सुन्नी ग्रुप के बिलीफ के मुताबिक वो मदीना शहर के अंदर पैदा होंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा, और उनके वालिद मतलब के फादर का नाम अब्दुल्ला और मदर मतलब की माँ का नाम आमिना होगा। दोस्तों हजरत इमाम मेहदी का जिक्र कुरान के अंदर तो मौजूद नहीं है, मगर हाँ हदीसों की लगभग सभी छोटी बड़ी किताबों में उनका जिक्र बार बार नाम के साथ आया है। आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत कायम न होगी जब तक कि मेरे अहले बैत में से एक इंसान की हुकूमत इस पूरी दुनिया पर कायम न हो जाए। जाहिर है इस चीज़ को हजरत इमाम मेहदी ही पूरा करेंगे, क्योंकि हजरत अली ही इकलौते ऐसे इंसान थे कि जो अहले बैत से थे और उन्होंने हुकूमत भी की थी, मगर उनकी हुकूमत पूरी तरीके से कायम न हो सकी थी। मुसलमानों में ही आपस में उस दौर में काफ़ी इख्तिलाफ चल रहा था। इमाम मेहदी पहली बार लोगों के सामने 40 साल की उम्र में सफ़ेद लिबास में जाहिर होंगे, और उनके पास उस वक्त निशानी के तौर पर आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कमीज, उनकी तलवार और उनका झंडा भी होगा। मुसलमानों के बीच खाने काबा के अंदर हज के दौरान एक बड़े अरब हुक्मरान की मौत के बाद झगड़ा हो जाएगा। वो लोग इस मुद्दे को लेकर आपस में ही बढ़ जाएंगे, और मक्का शहर के बाहर हर तरफ फितना व फसाद फैल जाएगा। इसी बीच रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के बीच में लोग हजरत इमाम मेहदी को सालसी बनाकर इनके हाथ पर बैत कर लेंगे, इनको अपना इमाम मान लेंगे, और इस तरह से ये झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। बात करें अगर हजरत इमाम मेहदी से पहले जाहिर होने वाली निशानियों के बारे में, तो इन सारी निशानियों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, छोटी निशानियाँ और बड़ी निशानियाँ। ज़्यादातर स्कॉलर्स का यही मानना है कि हज़रत इमाम मेहदी के आने से पहले की जो निशानियां हैं उनमें से लगभग 80% के करीब पूरी हो चुकी हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि अगर आप लोग आज से सिर्फ 10 से 15 साल पीछे जाओगे तो आप लोग पूरी तरीके से हैरान हो जाओगे, क्योंकि आज के दौर में जैसे हालात बन चुके हैं और जैसा माहौल तैयार हो चुका है, इसके बारे में आज से 10 से 15 साल पीछे सोचना भी मुमकिन नहीं था। हम ये कह सकते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी के आने की निशानियाँ जितनी तेज़ी के साथ पिछले 10 से 15 साल में पूरी हुई हैं, या फिर हज़रत इमाम मेहदी के आने के आसार जिस तरीके से पिछले 10 से 15 साल में दिखाई दिए हैं, उस तरह से पहले कभी भी नहीं हुआ था।
पूरी दुनिया में महंगाई, भुखमरी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, बीमारियों और जंगों की वजह से पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल, मीडिया के जरिए बात से तो सही ज्यादातर है। लोगों की सोच और उनके ओपिनियन को कंट्रोल करना और इस तरह की ऐसी ही बेशुमार और भी चीजें हैं कि जिनमें पिछले कुछ सालों के अंदर ही एकदम से बड़ा बूस्ट देखने को मिला है। फिलहाल दोस्तों, ये है मिडिल ईस्ट का एक मशहूर और ऐतिहासिक और पवित्र शहर यरूशलेम, जिसको यरूशलेम के अलावा यरूशलेम। हम लोग अल-कुद्स या इस तरह के दूसरे नामों से भी पुकारते रहते हैं। इस ऐतिहासिक शहर को तीनों ही अब्राहमिक रिलीजन मतलब के यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। न सिर्फ पवित्र माना जाता है बल्कि तीनों ही रिलीजन में इसका कनेक्शन सीधे तौर पर दुनिया के खत्म होने के दौर से भी जोड़ा जाता है। यानी क़यामत आने से पहले हमारी दुनिया में जो भी कुछ बड़े बड़े इंसिडेंट्स होंगे उनमें से ज्यादातर चीजें इसी शहर के साथ जुड़ी हुई हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां एक तरफ मुसलमान लोग इमाम मेहदी का इंतजार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ यहूदी लोग भी अपने एक बड़े मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो उनके मुताबिक क़यामत से पहले इस दुनिया में आएगा और उनकी हुकूमत इस दुनिया पर कायम करवाएगा। यही वजह है कि वो लोग अपने इस मसीहा का न सिर्फ बार बार जिक्र करते रहते हैं बल्कि उससे आने की पहले की तैयारियां भी करते रहते हैं। आज के दौर में मौजूद एक छोटे से इजराइल को चाहे एक बड़े से ग्रेटर इजराइल में बदलने का ख्वाब हो या फिर मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह पे अपना थर्ड टेम्पल बनाने का ख्वाब हो, ये सारी ही वो चीजें हैं कि जो सीधे तौर पर उनके मसीहा से जुड़ी हुई हैं। उनका मानना है कि ये सब कुछ होने के बाद ही उनका ये मसीहा इस दुनिया में आएगा। ग्रेटर इजराइल या फिर मस्जिद अक्सा की जगह पर थर्ड टेम्पल बनाने का ये जो ख्वाब है ये दरअसल कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि अगर आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इजराइल के आम लोगों को तो छोड़ ही दीजिए बल्कि उनके बड़े बड़े मिनिस्टर्स और बड़े बड़े लीडर्स की तरफ से भी इस तरह के बयान आते ही रहते हैं कि जिससे साफ तौर पर यह नजर आता है कि वो अपने मिशन पर बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हैरानी की बात यह है कि मुसलमानों की भी अगर हदीसों की किताबों को पढ़ा जाता है तो उससे पता चलता है कि इमाम मेहदी जिस दौर में इस दुनिया में आएंगे तो उस वक्त ऑलरेडी यरूशलेम नाम का ये मशहूर और ऐतिहासिक शहर मुसलमानों के कंट्रोल से निकल चुका होगा। बल्कि हदीसों के मुताबिक इसको तो खुद इमाम मेहदी ही फतह करेंगे। इमाम मेहदी जब अपनी फौज की मदद से इस शहर को फतह करने के लिए निकलेंगे तो उनकी मदद के लिए काले झंडों वाली एक फौज मशरिक से निकलेगी, मशरिक यानी कि खुरासान के इलाके से। और याद रहे कि ये खुरासान का इलाका कोई वो इलाका नहीं है कि जो आज के दौर में नजर आता है, बल्कि यहाँ पर ग्रेटर खुरासान की बात की गई है। वही खुरासान का इलाका कि जो इतिहास में एक लंबे वक्त तक हमारी इस दुनिया पर मौजूद हुआ करता था, जिसमें सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि ईरान के एक बड़े टुकड़े के साथ साथ अफगानिस्तान का एक बड़ा टुकड़ा और उसके अलावा ऊपर की जो कुछ कंट्रीज हैं जैसा कि उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान वगैरह, इन सब का भी थोड़ा थोड़ा टुकड़ा इसके अंदर शामिल हुआ करता था। फिलहाल इमाम मेहदी बहुत सारे शहरों को फतह करते हुए आगे बढ़ेंगे और फाइनली यरूशलेम नाम के इस शहर को भी फतह कर लेंगे। मगर दोस्तों, अब वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि यरूशलेम नाम का ये शहर कि जो इतिहास में एक लंबे वक्त तक मुसलमानों के ही कंट्रोल में रहा था, आज के दौर में लगभग मुसलमानों के कंट्रोल से निकल ही चुका है। बाहर चला गया। उसकी वजह यह है कि क्योंकि ऑलरेडी इस शहर को दो टुकड़ों में बहुत पहले ही बांट दिया गया था। एक टुकड़े पर तो इजराइल का पूरी तरीके से कंट्रोल है, जबकि जो दूसरा टुकड़ा है उसमें रहते भले ही अभी भी ज्यादातर मुसलमान हैं, मगर कंट्रोल उस पर भी इजराइल का ही चलता है। बल्कि इजराइल तो शुरू से ही पूरे ही यरूशलेम को अपना बताता आया है। एक लंबे वक्त से वो ये कोशिश करता आया है कि किसी तरह से पूरी दुनिया को इस बात पर राजी कर लिया जाए कि इजराइल की राजधानी तल अवीव नहीं बल्कि यरूशलेम है। मगर जाहिर है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से दुनिया के लगभग सभी देश इस बात को मानने के लिए तैयार होते ही नहीं हैं। इजराइल को अपनी इस लंबी कोशिशों में थोड़ी सी कामयाबी उस वक्त मिली थी कि जब आज से सिर्फ 4-5 साल पहले उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अमेरिकन एम्बेसी को तल अवीव से यरूशलेम की तरफ ट्रांसफर कर दिया था और सीधे तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश की थी कि जब हमने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मान लिया है तो अब एक एक करके सारे देशों को भी मान लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इजराइल में एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसका नाम है द टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन। ये 1987 में कायम हुई थी और इसका मेन मकसद ही अपने थर्ड टेम्पल मतलब के हैकल सुलेमानी को बनाना है, वो भी उस जगह पर कि जहाँ पर आज के दौर में मुसलमानों की मस्जिद अक्सा या फिर डोम ऑफ द रॉक जैसी इमारतें मौजूद हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग गूगल पर सर्च करके बड़ी बारीकी के साथ पढ़ सकते हैं। ग्रेटर इजराइल के जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया, उसका नक्शा भी आप लोगों को गूगल पर सर्च करने पर आसानी के साथ मिल जाएगा।
ये दरअसल एक ऐसा नक्शा है कि जिसके अंदर फिलिस्तीन और लेबनान का तो पूरा इलाका शामिल है ही, साथ ही साथ जॉर्डन देश भी पूरा शामिल है, सऊदी अरबिया का आधा इलाका, मिस्र का कुछ इलाका, इराक का भी लगभग आधा इलाका, उसके अलावा सीरिया का भी लगभग आधा इलाका और तुर्की का भी कुछ इलाका शामिल है। ये दरअसल वो पूरा इलाका है कि जिसके बारे में यहूदियों का ये मानना है कि इतिहास में किसी वक्त पर उन लोगों की इस पूरे ही इलाके पर हुकूमत हुआ करती थी और वो लोग अपने मसीहा के आने से पहले इस पूरे इलाके को एक बार फिर से कंट्रोल कर भी लेंगे। यही वजह है कि अगर आप लोग आज भी इजराइल के फ्लैग को ध्यान से देखोगे तो उसमें मौजूद जो 2 ब्लू लाइन हैं वो दरअसल 2 बड़ी नदियों को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनमें से एक नदी तो दरिया नील है कि जो मिस्र के इलाके में मौजूद है और जिस इलाके पर किसी दौर में यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकूमत हुआ करती थी, जबकि जो दूसरी लाइन है वो दरअसल दरियाए फरात को दिखाती है, जिस इलाके में किसी दौर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुआ करते थे। इसके अलावा वो बाद में अपनी एक बीवी और बेटे मतलब कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ अरब के बिल्कुल सेंटर में मौजूद मक्का तक भी गए थे। इसीलिए ग्रेटर इजराइल में अरब का इतना इलाका भी शामिल है। और इसके अलावा उनके जो दूसरे बेटे थे मतलब कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, ये सारे लोग फिलिस्तीन और शाम जैसे इलाकों में मौजूद थे, तो इसीलिए ये तो बिल्कुल सेंटर में ग्रेटर इजराइल के मौजूद ही है। बाकी फ्लैग में इन दोनों ब्लू लाइन के बीच ये जो स्टार है इसको डेविड स्टार कहा जाता है, जो दरअसल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का सिग्नेचर माना जाता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत तो आज के दौर के फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान जैसे इलाकों पर हुआ करती थी। यहाँ पर एक और नोटिस करने वाली बात ये भी है कि यहूदी लोग जिसको अपना मसीहा मानते हैं और जिसका वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स के मुताबिक मुसलमानों में भी उसका कॉन्सेप्ट पाया जाता है, मगर उसको मसीहा नहीं बल्कि दज्जाल कहा जाता है। और इस्लाम के मुताबिक वो कयामत से पहले दुनिया में जरूर आएगा। दोस्तों, वीडियो के शुरू में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मक्का के लोग ही हजरत इमाम मेहदी को पहचानेंगे और उनको इमाम मानते हुए उनके हाथ पर बैत कर लेंगे। हदीसों से पता चलता है कि उस दौर में हजरत इमाम मेहदी का सबसे बड़ा मुखालिफ इंसान शाम का बादशाह होगा, यानी कि सीरिया का हुक्मरान होगा। आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक शाम के इस हुक्मरान का ताल्लुक बनु कल्ब की नस्ल से होगा, जो कि एक अलवी खानदान है। और दिमाग को हिला देने वाली बात तो ये है कि पिछले कई दशकों से लेकर आज तक लगातार सीरिया के ऊपर इसी खानदान की हुकूमत है। फिलहाल हजरत इमाम मेहदी के आने तक सीरिया के ऊपर लगातार इस खानदान की हुकूमत कायम रहे या ना रहे, मगर जब हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा उस दौर में सीरिया के ऊपर इसी खानदान के हुक्मरान की हुकूमत ज़रूर होगी। शाम के हुक्मरान की तरफ से हजरत इमाम मेहदी के खिलाफ मुकाबला करने के लिए फ़ौज भेजी जाएगी, मगर मक्का और मदीना के रास्ते के बीच में ही इस फ़ौज को खुदा के हुक्म से ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। जैसे ही इस मामले की खबर अब पूरी दुनिया में फैलेगी तो बाकी सारे लोगों को भी हजरत इमाम मेहदी के ज़ाहिर होने का यकीन हो जाएगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हजरत इमाम मेहदी के पास आकर उनके हाथ पर बैत करने लगेंगे। इमाम मेहदी अपनी बड़ी और ताकतवर फौज के साथ एक के बाद एक बेशुमार शहरों को फतह करने के साथ साथ यरूशलेम शहर को भी फतह कर लेंगे। ये सारा काम बहुत कम वक्त के अंदर ही होगा, मगर फिर कुछ वक्त के बाद ही दुनिया में दज्जाल का खुरूज हो जाएगा और इमाम मेहदी के तमाम दुश्मन दज्जाल की लीडरशिप में एक जगह पर यानी एक झंडे के नीचे इकट्ठा हो जाएंगे। दज्जाल जो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा उससे लड़ते हुए ही हजरत इमाम मेहदी की फौज का एक बड़ा हिस्सा शहीद हो जाएगा। और ऐसे ही मुश्किल हालात में एक दिन दमिश्क की जामा मस्जिद के मीनार के ऊपर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। फजर का वक्त होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मीनार से नीचे आएंगे और फिर बाहर खड़ी हुई दज्जाल की वो फौज के जो पहले से ही मुसलमानों को घेरे खड़ी होगी उससे मुकाबला करेंगे। न सिर्फ मुकाबला करेंगे बल्कि दज्जाल भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों ही कत्ल होगा। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम होगी जो दुनिया पर लगभग अगले 40 साल तक रहेगी और उसके बाद ही कयामत कायम होगी। दोस्तों, जब हजरत इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा तो खुद मुसलमान भी 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। पहला ग्रुप तो वो कि जो हजरत इमाम मेहदी को मानने से ही इनकार कर देगा। ये दरअसल एक ऐसा अय्याश और दौलत पसंद तबका होगा कि जो सिर्फ नाम का मुसलमान होगा, वरना हजरत इमाम मेहदी को झूठा साबित करने के लिए बड़ी से बड़ी दलीलें देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे तबके के बारे में फरमाया कि इन लोगों के दिलों में रत्ती बराबर भी ईमान न होगा। जबकि दूसरा तबका वो होगा कि जो हजरत इमाम मेहदी का साथ देगा मगर साथ देते देते शहीद हो जाएगा। और तीसरा तबका वो होगा कि जो हजरत इमाम मेहदी का साथ भी देगा और उनके साथ इस आजमाइश को पार कर जाएगा। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।
वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। सो भाई वीडियो तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग था। ये वीडियो बेसिकली अरबिक जो हिस्ट्री था उसके ऊपर बेस्ड था और भाई सच बात बोल रहा हूँ, मुझे जो अरबिक हिस्ट्री ज़ीरो नॉलेज है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मैं तो भाई जो इमाम मेहदी का जो टर्म है, ये जो कॉन्सेप्ट है वही ठीक से नहीं समझ में पाया हूँ। थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल गया है कि क्या होने वाला है। और आप लोगों के पास एक ही रिक्वेस्ट है, जो अरबियन हिस्ट्री है यानी कि अरब का जो हिस्ट्री है वो मुझे भाई आप लोग सजेशन करो, ऐसा वीडियो सजेशन करो जो कि स्टार्टिंग से एंड तक बताए, धीरे धीरे बताए। कि मुझे टाइम लगेगा फिर भी ठीक है, लेकिन मुझे धीरे धीरे जानना है। वीडियो भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि भाई मेरा जो नॉलेज है इस रिलेटेड यानी कि अरब के जो हिस्ट्री है उसमें भाई नॉलेज जीरो है मेरा। सो मुझे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। मैं फिर से इसको एक बार और फ्री टाइम में देख लूँगा, तब शायद से थोड़ा बहुत अगर समझ में आ जाए तो। सो वीडियो तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग था और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जो अरबिक हिस्ट्री है वो मुझे जानना। अगर अरबिक हिस्ट्री ठीक से पता नहीं चलेगा तो आप जो करंट सिचुएशन है अरबिक कंट्री के अंदर, जो करंट सिचुएशन है वो आप ठीक से समझ नहीं पाओगे। आप लोग ठीक से समझ में नहीं पाओगे कि जो फिलिस्तीन का जो सिचुएशन है वो क्यों ऐसा सिचुएशन है राइट नाउ। इसको समझने के लिए हम लोग को पास्ट में जाके जो अरबिक हिस्ट्री है उस एरिया का जो हिस्ट्री है वो अच्छे से जानना पड़ेगा, उसके बाद ही धीरे धीरे चीज़ों को पता चलेगा। सो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो और इमाम मेहदी का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया। सो थैंक यू अब्दुल्ला मक्की भाईजान इतना लाजवाब वीडियो कमेंट करने के लिए। ठीक है, मिलते ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सब लोग खुश रहो, अच्छे से रहो, टाटा एंड बाय बाय।